नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने शरण कुमार लिंबाले की आत्मकथा अक्कर माशी पे बात की थी। अक्कर माशी दलित जीवन का एक भयावह दस्तावेज है जिससे हम अमूमन अपरिचित रहते हैं। आज मैं एक और आत्मकथा लेकर आया हूं जो अपनी प्रकृति में उससे बहुत भिन्न है, हालांकि अपने संघर्षों में काफी कुछ मेल खाती हुई, लेकिन यहां संघर्ष और सौंदर्य और कविता और संगीत का राग ज्यादा सघन है। मैं बात कर रहा हूं लीलाधर मंडलोई की आत्मकथा जब से आंख खुली है। लीलाधर मंडलोई हिंदी में कवि के रूप में सुख्यात हैं और कई दूरदर्शन के बहुत अहम पदों पर रह चुके हैं। तो एक तरह से माध्यमों की उनको समझ अलग अलग बहुत गहरी है, जिसकी छाप इस किताब पे दिखती है। जो शीर्षक उन्होंने लिया है जब से आंख खुली है, वो असल में मीर का एक शेर है। जब से आंख खुली है अपनी दर्दो रंजो गम देखे, इन्हीं दीदे नम दीदों से क्या क्या हमने सितम देखे। क्या क्या हमने सितम देखे का जो शायराना भाव है, लेकिन वो इस किताब को पढ़ते पढ़ते तिरोहित हो जाता है और हम उस बचपन की संघर्ष की कथा में खो से जाते हैं जिनके बीच लीलाधर मंडलोई और उनके परिवार के का जीवन चलता रहा, जहां से वो इस मोड़ तक पहुंचे। असल में उनका बचपन वेस्टर्न कोलफील्ड के छिंदवाड़ा और दमुआ जिले के कोयला खदानों के बीच कटा। उनके माँ पिता वहीं काम करते थे, परिवार वहीं किसी तरह पलता था, दिहाड़ी की मजदूरी में जो हासिल होता था। सतपुड़ा के जंगलों ने इन परिवारों को खदानों से, कोयले खदानों से घिरे, उनमें डूबे, उनमें उतरते, उसका संघर्ष झेलते इन परिवारों को एक बड़ी राहत दी, सौंदर्य और स्वाद का वह संसार दिया जो अन्यथा कहीं दुर्लभ हो जाता, वो उनको संभव नहीं होता। तो ये किताब जो है मंडलोई जी की, इस पर टिप्पणी मैंने पहले भी की थी। इस किताब में संघर्ष भयावह है। मतलब ये लोग गरीब तो हैं, लेकिन गरीब बोलते बोलते मुझे फिर याद आ जाता है वो शब्द, वो पाउलो फ्रेरे का कथन कि वो गरीब शब्द का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, क्योंकि जब आप किसी को गरीब बोलते हैं तो लगता है कि नियति से गरीब है। असल में वो उत्पीड़ित है, उसका उत्पीड़न हुआ है। तो वो ऑप्रेस्ड शब्द का इस्तेमाल करते हैं पाउलो फ्रेरे, जो ब्राजील के बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्री रहे। तो मैं उत्पीड़ित का इस्तेमाल करना पसंद करता हूं। और इस उत्पीड़न के कई स्तर हैं। एक तो ठेकेदार के हाथों हो रहा है उत्पीड़न, जो भयानक अमानुषिक खटाई का काम कराता है, और भुगतान की दरें भी वैसी ही अमानुषिक हैं। ये धीरे धीरे ये परिवारों पे त्रासदी की तरह गिरता है। भूख बच्चों का पीछा करती है और मां बच्चों का पेट भरने के लिए तरह तरह के जतन करती है। फिर पढ़ाई, पढ़ाई कहां करे? पेड़ के नीचे जो स्कूल नुमा संरचना है, वह इन बच्चों को अपनी सामाजिक हैसियत की वजह से, अपनी जातिगत हैसियत की वजह से पीछे बैठना पड़ता है। शिक्षकों का दंड झेलना पड़ता है, उनको वो सारे, और तो और पढ़ाई में अव्वल आने की सजा भी झेलनी पड़ती है। इन सब को झेलते झेलते जब किशोर उम्र में पहुंचते हैं तो बॉयलर की सफाई के लिए घुसते हैं। ये बड़ी तीखी, बहुत जीवन के खराशों से भरी संघर्ष की गाथा है, लेकिन इसकी सुंदरता जो है वो उस परिवार के संघर्ष में है, खासतौर पे मां के, जो हर तरफ से पिसती हुई, हर तरफ से कुचली जाते हुए भी कुचले जाने से इनकार करती है और हमेशा अपने बच्चों के लिए स्वाद का एक नया संसार खोज लाती है। मैं खोज रहा हूं, उन्होंने अपनी मां के बारे में, अपने घरों के बारे में जो लिखा है, उसको उससे थोड़ा अंदाजा मिलेगा कि आपको कि वो किस तरह, हाँ, मां का वर्णन वो करते हैं। मां का बदन ठोस था, बाहें भरी हुई, हथेलियां सख्त,
उसके हाथों में कुदाल, तसला, फावड़ा और बोइया, बांस की टहनियों से बनी सख्त टोकरी सदा रहे। खदान की मजदूरी में यही उनके और पिता के हथियार थे। सामने था जीवन की जंग का बड़ा मैदान। हथेलियां इसलिए दोनों की खुरदरी थी। बाज दफा इतनी अधिक कि गालों पर फेरते हाथ तो मैं कसमसा उठता। कई बार बोइया की फांस हथेली में छूट जाती और तब धोखे में गाल पर फेरते हुए पड़ जाने पर जैसे मैं दिलबिला जाता। लेकिन हथेलियों की छुअन में ऐसा जादू था कि मैं चुभन को भूल जाता तो और उससे अलग न हो पाता। तो ये संघर्ष की सुंदरता है। और ये संघर्ष कातर नहीं करता है, बल्कि जीवन को तरह तरह से निचोड़ने की ताकत देता है। इस आत्मकथा में एक जगह वो अपने घर का वर्णन याद करते हैं। तो घर कैसे, किस तरह के घर में रह रहे हैं। घर बट जाता है भाई की वजह से, अलग घर कर लिया। वो घर जो है, देखिए, इस नए घर में जो गाय की सार थी, हमारा साबका जिस गंध से हुआ, वो पहले असहनीय थी। वहां गाय रहती थी पहले, वहां भी ये लोग रहते हैं। बाद में जैसे वो गंध आत्मा में बस गई, बगैर उस गंध के नींद ना आती। रात जब कभी जाड़ा तेज होता तो गाय को अंदर ले आते। फिर एक और गंध होती, गोबर मूत्र से अलग, जो मनुष्य की नहीं किंतु उससे अधिक आत्मीय। गाय ने जैसे हमारी विपदा को भांप लिया था, वह रात को सार में गंदगी न करती। जरूरत होती तो गर्दन हिलाना शुरू कर देती और घंटी बज उठती और वह रंभाती। यह आवाज सामान्य रंभाने से अलग होती और वह बाहर ले जाई जाती। तो इस तरह का हमारा घर था, बचपन का घर। गंध में नहाया, गाय के साथ एक नई रिश्तेदारी में उगता। जानवर और आदमी एक छत के नीचे रह सकते थे, यह हमने उस समय जाना जबकि एक परिवार में मनुष्यों के साथ रहना दूभर था। ये लीलाधर मंडलोई लिख रहे हैं। लेकिन इस पूरी किताब में, ये मैं अक्करमाशी में भी देख रहा था, ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जो बताते हैं कि गरीबी किस तरह पीसती है, किस तरह आपको बहुत मामूली टुच्चे से काम करने को मजबूर करती है, कैसे शराब बेचने को, यहां भी शराब का जिक्र है महुए की, वहां भी शराब का जिक्र है उस किताब में भी, कैसे वहां तक ले जाती है। लेकिन मंडलोई जी की किताब में एक चीज अलग है। एक तो जो किताब लिखी है अक्करमाशी, मैं दोनों की तुलना बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, दोनों अपने चरित्र में बिल्कुल भिन्न किताबें हैं। बस इसलिए उसकी स्मृति बार बार आ रही कि 2 दिन पहले मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है और दोनों की पृष्ठभूमि काफी कुछ भिन्न होते हुए भी अपने संघर्ष में एक दूसरे से साझा करती है। अक्करमाशी होने के संघर्ष के अलावा वहां परिवार बुरी तरह टूटा बिखरा है, यहाँ परिवार एकजुट है, परिवार है अपने अभाव के बीच जंगली पौधों से, तरह तरह के अनजान वृक्षों से, अपने संकट के बीच स्वाद पैदा करती माँ जो है, इस किताब की बड़ी खूबसूरती है। और इसमें शायद इसीलिए वो कटुता नहीं है, इस किताब में जगह जगह कविता बिखरी पड़ी है अध्यायों के बीच, तरह तरह से, चूंकि वो कवि हैं और शायद इस नाते जब भी वो लिखते हैं सतपुड़ा उनको बार बार याद आता है। अगर मैं सतपुड़ा में पैदा न होता, न होता राग सतपुड़ा, न होती भीतर एक बहुत कोमल तान, मैं मयूर क्रोध में जन्मा, यकीनन किसी अप्रत्याशित अपराध में कोई दूसरा हुआ होता। सतपुड़ा ने अपराधी बनने से बचा लिया। लेकिन वो कौन लोग थे, कैसे लोग थे? हमारे भीतर एक खदान थी, हम ही गुटके थे, हम ही डेटोनेटर, हम ही शॉट फायरर, हमने अपने ही ब्लास्ट किए। हमारा कोयले खान की तरह चासनाला हो जाना किसी को न दिखा। तो ये जो काम है, ये जो जीवन है, जिसमें अभाव जो है कदम कदम पर गला पकड़ते हैं, पांव पकड़ते हैं, और संघर्ष जो है, संकल्प जो है, उस अभाव को ठोकर मारता हुआ आगे बढ़ता है। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज में किसी तरह पहुंचते हैं मंडलोई जी। मैंने लीलाधर मंडलोई को कहा कि इस आत्मकथा का दूसरा हिस्सा लिखें
और यह आत्मकथा कई तरह के शोषण को, आर्थिक शोषण को, राजनीतिक शोषण को, सांस्कृतिक शोषण को, सामाजिक शोषण को, सबकी बहुत सारी तहों को हमारे सामने तार तार करती चलती है। लेकिन जो इस किताब की खूबसूरती है, आदिवासी होने की जो अपनी एक खास बात है, उसमें ये कि आदिवासी अपना रास्ता जैसे जीवन के बीच से, जंगल के बीच से जीवन की पगडंडियां खोजता हुआ निकाल लेता है। वहीं से उसको संगीत मिलता है, वहीं से उसको गीत मिलता है, वहीं से उसको चित्र मिलते हैं, वहीं से उसको नृत्य मिलते हैं। मैं संगतकार हूं, मूल गायक तो सतपुड़ा है। मैंने उसके सौंदर्य की संगति में सीखा, जो था उससे मैं कला अनुरागी बना। पिता मंडलोई जी के कबीर पंथी हैं, कबीर पंथी गाते भी हैं। लेकिन सुवापी जो है, एक अंगोछा जो गले में लटका रहता है, वो पसीना पोंछने के भी काम आता है, धूप से बचाने के भी काम आता है। पिता की सुवापी में कई रहस्य थे। वह गरीबी के विरुद्ध हथियार भी थी और सुरक्षा भी। एक सुवापी में उनकी आन बान और शान थी। सुवापी में उनका सीना 56 इंच से अधिक चौड़ा हो जाता था। यहां आकर आप पाएंगे कि जिस राजनीति को इस किताब में अदृश्य पा रहे हैं, वो यहां मौजूद है। बहुत सारी स्मृतियों से बनी किताब है। बहुत सारे लोगों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को याद करती हुई, उनके हाथ पकड़कर चलने को, उनके हाथ छुड़ा लेने को, एक एक कदम आगे बढ़ने को, पहाड़ की तरह एक जीवन का सामना करने को। तो दोस्तों, ये जब से आंख खुली है ऐसी आत्मकथा हिंदी में है, जिसको पढ़ा जाना चाहिए और जिसके दूसरे वॉल्यूम की, इसके दूसरे हिस्से की प्रतीक्षा करनी चाहिए। शुक्रिया।